तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। इसमें हम हमारे सिलेबस में केवल 3 चीज़ें हैं। एक तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो हमें इनकी क्लासिफिकेशन और कुछ थ्योरेटिकल बेसिस सीखना है, किस तरह का मटेरियल डायामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसे होगा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा होगा। इसमें हम 2-3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को कंट्रास्ट करके इसमें पढ़ेंगे। सो मैंने आपको एक पढ़ाया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब इसका नाम नहीं लिख रहा मैं, दैट वाज M/H। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक परमेबिलिटी, that was B/H, and third was the relative permeability, that was 1 plus chi। So हम इन दोनों के टर्म्स में कंपेयर करेंगे कि डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, लो होगी, हाई होगी, उसकी परमेबिलिटी क्या होगी। ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब बताया था कि यदि आप उस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, यदि ज़्यादा डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, ये हमने पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट वाज मैग्नेटिज्म। सो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और कम मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यदि आप उस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यदि उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा जाती हैं, आसानी से उसको पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हमने एक टर्म पढ़ा था रिलेटिव परमेबिलिटी, इसका मतलब ये था परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। और सो हमें इन 3 प्रॉपर्टीज़ को आगे कंपेयर करके सीखना होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। एक तो ये है कि एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू any magnetic property is due to motion of electrons। मैग्नेटिक फिनोमिना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के मोशन से है। सो कौन कौन सा मोशन इलेक्ट्रॉन का? ऑर्बिटल एंड स्पिन बोथ। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, दोनों मोशन की वजह से ही क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। हम यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन के इफ़ेक्ट को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जैसे कोई मान लेता हूँ कि ये न्यूक्लियस है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। सो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट में इस तरह चक्कर लगा रहा है। सो इसका ऑर्बिटल मोशन होगा ही होगा। और हर इलेक्ट्रॉन का एसोसिएटेड अपना, जैसे मान लेता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन को एक इस तरीके से मान लूँ तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन मोशन होगा। वो स्पिन अप भी हो सकता है या वो स्पिन डाउन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑर्बिटल मोशन हो गया। सो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऐसा कोई मटेरियल नहीं होगा जिसमें इस तरह कोई प्रॉपर्टी नहीं हो। या तो डायमैग्नेटिक होगा, या तो पैरामैग्नेटिक होगा, या तो फेरोमैग्नेटिक होगा। आगे चल के समझेंगे कि जितने मटेरियल होते हैं सभी में डायमैग्नेटिज्म जरूर पाया जाता है। सो डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। लेकिन यदि डायमैग्नेटिज्म के अलावा उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है तो डायमैग्नेटिक का इफेक्ट अपने को दिखाई नहीं पड़ रहा होता। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म से काफ़ी कम होती है। सो एक बार हम ऑर्बिटल मोशन का इफ़ेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट जो है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। करंट मैंने आपको बता रखा है इसमें ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। से मैंने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा है। मान लेता हूँ ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है।
ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे। यदि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है, से मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे हमारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो आप इसे ऑर्बिटल करंट से डिनोट कर सकते हैं। सो ऑर्बिटल करंट मैंने मान लिया कितनी आई, यदि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑर्बिटल करंट कैसी हो गई क्लॉकवाइज। अब यदि हमारी ऑर्बिटल करंट क्लॉकवाइज है तो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा। सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये जो मोशन है वो इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी जो इक्विवेलेंट करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और इसकी वजह से जो करंट है सो उसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा। ये राइट हैंड रूल आप लगा के देख सकते हैं, जिधर की तरफ करंट जा रही है उधर की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल कर लीजिए, तो आपका अंगूठा किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, और वो आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बताएगा। अब करंट हम निकालेंगे, तो करंट किसके इक्वल होगा, Q/T। Q की जगह यहाँ E है और T की जगह पर 2πr/v, जहाँ पर R क्या है इसका रेडियस। सो यहाँ जो I की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन EB डिवाइड बाई 2πr। सो आप देखिए जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है उसकी वेलोसिटी पर, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगी। अब डाइपोल मोमेंट आप इसका देखेंगे कितना होगा, ये सब पहले हम पढ़ रखे हैं, एक बार हम उसे रिव्यू कर रहे हैं। सो डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो I इंटू A के इक्वल होगा। I है हमारे पास EB डिवाइड बाई 2πr एंड एरिया इस πr², सो R से R कट गया। सो कैंसिल होने के बाद जो मेरे पास म्यू बचता है वो किसके इक्वल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा EB डिवाइड बाई 2 EBR डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं, ये म्यू की वैल्यू आ गई। सो जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और उसका डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल आ रहा है, EBr/2 के इक्वल होगा। मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो MBr/2 हो जाएगा। सो आपने को पता है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन आ जाएगा, सो वो नहीं हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। सो इधर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का अपना मोशन है, उस मोशन की वजह से वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो किसके बराबर होगा, EBr/2 के इक्वल होगा। अब हमें एक छोटी सी बात और स्टडी करना है कि यदि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगा रहा है किसी ऑर्बिट में, और यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा। सो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हो गया और ये न्यूक्लियस है। सो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन में है। सो इसका अपना डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया अभी कि वो किधर की तरफ है, ये इधर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन है। सो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ मैंने डाइपोल मोमेंट बना दिया। सो ये इलेक्ट्रॉन का अपना डाइपोल मोमेंट हो गया। अभी हमने बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करेंगे। सो हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अभी यहाँ पर नो मैग्नेटिक फील्ड है, ये नो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैं यहाँ B = 0 लिख देता हूँ। अभी हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सो इलेक्ट्रॉन के मोशन में क्या होगा, ज़रूर चेंज हो जाएगा। सो है क्या कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सो एक छोटा सा फैक्ट है जो अभी हमें याद रखना है, वो EM वेव पढ़ाते समय ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। सो आप जैसे आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर देंगे, सो ये जहाँ पर हमारा एटम है उस स्पेस में हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। सो मैंने B लगा दिया। सो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन होने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदल जाएगी। सो मान लेते हैं पहले B थी, तो अब वेलोसिटी कितनी हो गई, V1 हो गई। सो ये आपको अभी एक फैक्ट की तरह ध्यान रखना है। सो ऐसा क्यों हो गया, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है,
और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो यहाँ पर फैक्ट क्या लिखेंगे, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, when magnetic field is applied, then due to changing magnetic field, electric field is produced. ये जो है इंडक्शन इफेक्ट कहलाता है। ये अभी अपने को फैक्ट की तरह ध्यान रखना है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो गई, बदल गई। अब यदि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदल गई है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी बदल जाएगा। इस तरीके से यदि हम किसी भी एटम को या किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं और अब मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूंगा जब ये मैं पढ़ा रहा हूँगा। सो अभी आप इसे फैक्ट की तरह ध्यान रखें कि कोई बहुत कठिन फैक्ट नहीं है, बट अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। बट हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं जिनसे हम बहुत क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं कि जब भी टाइम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स नहीं लगाए, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से या तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना हो गया कि हम जब भी किसी मटेरियल को, अब हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, एटम तो उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट है मटेरियल का, और फिर उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपना मोशन है, उस मोशन की वजह से उसका डाइपोल मूवमेंट है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और हम जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। सो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू एटम, अब यहाँ पर मैं एक फैक्ट लिखूँगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू एटम then magnetic dipole moment changes। जो पहले से था वो बदल, then magnetic dipole moment changes। सो ये जो induced dipole moment आया, this induced dipole moment is in opposite direction to the applied magnetic field। ये एक दूसरा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का इंड्यूस होना ही डायामैग्नेटिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात और समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट मान लिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है इधर की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा। सो ये डाइपोल मोमेंट म्यू इधर हो गया। अब मान लेता हूँ कि मैं एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। यदि किसी एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उनका स्पिन क्या है, उनका हम स्पिन अब नहीं देख रहे हैं, हम ऑर्बिटल मोशन ही देख रहे हैं, ये इधर है, और एक दूसरा पेयर्ड है,
सो मैं मान रहा हूँ कि जो पेयर्ड हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये इधर की तरफ हो गया, ये वेलोसिटी एक ही ऑर्बिट में होंगे तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंटी क्लॉक जा रहा है उसका डाइपोल मोमेंट यदि इधर की तरफ है तो जो क्लॉकवाइज जा रहा है उसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा। एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने मान लिया कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। ये हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जस्ट अपने को विजुलाइज करने का तरीका है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि बहुत करेक्ट मॉडल है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा और आपको चीज़ों को विजुलाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। डायमैग्नेटिज्म का करेक्ट मॉडल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझा जा सकता है। हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स यूज नहीं करना चाहते हैं। सो जस्ट मैं आपको विजुलाइज करने के लिए एक मॉडल समझा रहा हूँ कि आप इस तरीके से बता सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क होता है। तो यदि हम ऐसे मटेरियल लें जिसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड यदि इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से। तो आप देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हो क्या रहा है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो पेयर्ड है उनका एक डाइपोल मोमेंट इधर हो और एक डाइपोल मोमेंट इधर है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और म्यू नेट कितना हो गया, 0 हो गया। सो हम जब अपने एटम्स कंसीडर करेंगे तो उन एटम में अपना नेट डाइपोल मोमेंट हो भी सकता है और नेट डाइपोल मोमेंट नहीं भी हो सकता है। सो जिन एटम्स का अपना नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं, और जिनका अपना नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जो है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं। ये बात मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी कि यदि आप एटम्स कंसीडर करेंगे अलग अलग, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का वो एटम के अंदर अरेंजमेंट लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और कुछ में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं। जैसे आप सोडियम लेते हैं तो सोडियम में जो है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है। यदि आप नियॉन लेते हैं तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हैं। हाइड्रोजन लेते हैं तो अकेला इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। सो मैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लेते हैं किसी एक ऑर्बिटल में जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सो एक की वेलोसिटी यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी की वेलोसिटी मैंने माना कि क्लॉकवाइज ही होगी उनकी पेयरिंग में, ये हमने मान लिया। और आप इस तरीके से ही विजुलाइज कीजिए। तो यदि इसका नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट है तो इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा और नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। सो ऐसे हम बता सकते हैं। अब हम इसके बेसिस पर अपने मटेरियल को क्लासीफाई करना सीखेंगे। सो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हम अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये बता सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लासिफिकेशन में मैं जो है इसमें पहला क्लासिफिकेशन लेना चाहता हूँ डायामैग्नेटिज्म का। डायामैग्नेटिज्म सो डायामैग्नेटिज्म में क्या क्या होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है, वही मैं बता रहा हूँ। सो इसमें सबसे पहले लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। अब मैंने सब आपको बेसिक बात समझा दिया है क्या होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इज 0। सो जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे उन इंडिविजुअल एटम्स का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और 0 कब होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो जिन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनमें पैरामैग्नेटिज्म तो आएगा नहीं। सो हम वहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, डायामैग्नेटिज्म ले सकते हैं। लेकिन डायामैग्नेटिज्म हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। डायामैग्नेटिज्म किस वजह से होता है ये मैं भी आपको आगे लिखाता हूँ। बट हाँ ठीक है, जो उनके इंडिविजुअल एटम होंगे उनके इंडिविजुअल एटम का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। when these materials are kept in external magnetic field, when these materials are kept in external magnetic field, then
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, then magnetic dipole moment is induced, then magnetic dipole moment is induced। क्यों इंड्यूस्ड होगा ये मैंने आपको पहले सिखा दिया है। दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये सब बेसिक बातें लिखना है अपने को। दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये नहीं समझाया मैंने, और ये भी हम समझना भी नहीं चाहते हैं। आप जब EMI पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उस पोर्शन में आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा लेंस लगा करके कि क्यों हमारे इंडक्शन इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वो एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से होता है, बट मैं यहाँ पर नहीं समझाना चाहता हूँ आपको, इसलिए हमारे लिए एक फैक्ट होगा। ये आपको कहीं और से पता होना चाहिए कि हम जब जो है वहाँ पर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो वी आर यूजिंग इट एज ए फैक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यदि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, सो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आप देखिए जो डाइपोल मोमेंट है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था, U इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा। ये हम जानते हैं, पहले पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया है। माइनस म्यू बी कॉस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, सो U इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस 180 इज -1, तो U इज इक्वल टू म्यू इंटू बी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, हाई हो गई। उससे कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो यदि आप इस डाइपोल की जो इंड्यूस हुआ है, यदि आप इस डाइपोल की इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो इंड्यूस डाइपोल है वो कहाँ पर है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा, अपने इस पोटेंशियल एनर्जी को घटाना चाहेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी घटाने के लिए म्यू तो देखो घटा नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि म्यू जो है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का, वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया ना। सो ये तो वेलोसिटी बदल गई है, जैसे मैंने डी फील्ड लगाया तो नई वेलोसिटी आ गई, उसकी वजह से नया म्यू आ गया है। सो उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, वहाँ पर इंड्यूस हो गया है। तो जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो तो वही रहा जब तक वेलोसिटी नहीं बदलेगी, और वेलोसिटी तो जो बदलना था बदल गई। अब जब जीरो मैग्नेटिक फील्ड में था और आप जब मैग्नेटिक फील्ड में लाए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्विच हुई, चेंज हुई, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने वेलोसिटी तो बदल दिया। उस वेलोसिटी के परिवर्तित होने से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। सो म्यू तो फिक्स हो गया। अब यदि अपने को उसको पोटेंशियल एनर्जी कम करना है, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम करके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसे V कम करना पड़ेगा। तो V कम करने के लिए क्या करेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ से जाएगा, हाई फील्ड से लो फील्ड की तरफ मूव करेगा। तो अपने से एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जाता है। सो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म magnetic field, in non-uniform magnetic field, diamagnetic material moves from high magnetic field टू लो मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड। क्यों इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उसका जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो कहाँ से बाहर निकलेगा, फील्ड से बाहर निकलना चाहेगा। so, यदि आपके पास जो है यहाँ पर मान लिया कि इस तरीके से कोई आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एज है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इधर लाइंस पास है, तो इधर की तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है। और आप क्या करते हैं, आप एक धागे से बांध करके यदि आप किसी को यहाँ पर लटकाते हैं, अपने मटेरियल को इधर की तरफ इसको लटका देते हैं, सो ये किधर की तरफ मूव होगा, ये इधर की तरफ जाना चाहेगा, इधर। दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। क्यों इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ फील्ड क्या है, हाई है। सो बी इज हाई, यहाँ पर हाई फील्ड। और यहाँ दूर दूर लाइन मैंने बताया है,
तो V इज लो। इसलिए आप जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ पर रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड लिखने का क्या रीज़न बताया था मैंने आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल मैंने बताया था कि उसके अपोजिट डायरेक्शन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कहाँ निकलना चाहेगा, फील्ड के बाहर निकलना चाहेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में इसे लिखा जाता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पूछे कि भाई वो अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, तो आपको ये बताना होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड in एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई फील्ड टू लो फील्ड उनका मूवमेंट होगा। सो इस तरीके से हम छोटे छोटे पॉइंट्स जो है बता सकते हैं कि उनका रिपल होगा। अब हमें ये देखना है कि उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको मैं बता देता हूँ। सो आप देखें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था, बताया गया था M/H। सो उनमें जो इंडक्शन हुआ वो किधर हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो यदि मैंने H इधर की तरफ लगाया है तो उनमें M इधर की तरफ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यदि आप इधर वाले डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस होगी। सो आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लो एंड निगेटिव। लो किस लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतना ज़्यादा तो चेंज हो नहीं सकती है, इसलिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो लो एंड निगेटिव होगा। इसको शॉर्ट में लिखना चाहते थे आप तो आप ये लिख सकते थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन 0, निगेटिव होगी और लो होगी। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई। अब हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बाद बताना है परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फार्मूला क्या बताया था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई। सो इट इज़ निगेटिव, ये निगेटिव है एंड लो है। लो का मतलब 1 से बहुत कम है। सो जो म्यू आर होगा दैट इज स्लाइटली लेस देन 1। सो म्यू आर इज slightly less than 1. Mu r is slightly less than 1. Mu r is slightly less than 1. सो ये 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। सो म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, ये ध्यान रखिए। म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, एक ही आप अपने से पूछ लेता है। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, वो नहीं बदलता है। सो टेम्परेचर का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में है तो वही है। टेम्परेचर क्या होता है, ये थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय मैं आपको समझाऊंगा कि टेम्परेचर जो टर्म है वो जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए नहीं बताया जा सकता है। सो एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी टेम्परेचर नहीं होती है कभी भी। सो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से एक इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब नहीं पड़ेगा तो उसके डाइपोल मोमेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे समझ सकते हैं आप अपने को, इस तरीके से समझा सकते हैं। इस तरह का थ्योरेटिकल मॉडल हम यहाँ ले सकें। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज़ बताया। डायमैग्नेटिज्म कहाँ कहाँ होगा, डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम का 0 होगा जब इन मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे,
सो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा, वो डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। जब हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो हाई फील्ड से कहाँ की तरफ जाएंगे, लो फील्ड की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होते हैं। फिर मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी, ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, अपने को केवल यही सीखना है। सो उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो होती है और निगेटिव होती है, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, सो रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1। स्लाइटली लेस देन 1 का मतलब है कि 0.99, 0.98, 0.97 इस रेंज का होगा। आगे चल करके मैं वैल्यूज़ के टेबल आपको यहाँ समझा दूंगा। एनसीईआरटी में, एचसीबी में, हमारी बुक्स में हर जगह टेबल दिए हैं। सो हम एक्चुअल टेबल वहाँ पर चल करके देखेंगे। और इसके बाद हमने ससेप्टिबिलिटी लिखा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज होगी कि नहीं। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसकी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम ऐसे मटेरियल पढ़ेंगे जिनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। सो नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी पढ़ना है, या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सो इसमें डायमैग्नेटिज्म में क्या बताया था कि इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सो इसमें हम लिखे इंडिविजुअल एटम्स हैव नेट डाइपोल मोमेंट, तो इसमें इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। इंडिविजुअल एटम्स हैव नेट डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब ये वो मटेरियल होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे। यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता। इसका मतलब इनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। सो इंडिविजुअल एटम्स हैव नेट डाइपोल मोमेंट। सेकेंड, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हेन पैरामैग्नेटिक materials are not in external magnetic field, or not in external magnetic field, then net dipole moment, then net dipole moment of the material, net dipole moment of the material is 0। थोड़ा सा बात समझिए, है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। मैंने क्या चीज़ लिखा कि इंडिविजुअल एटम्स है नेट डाइपोल मोमेंट। एटम का अपना डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, क्यों, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा है कि मटेरियल इज 0, एटम नहीं लिखा। टोटल डाइपोल मोमेंट तो उनका 0 ही होगा। व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल 0। तो ये 0 क्यों होगा, सो ये मैं अगले पॉइंट में लिखूंगा। बिकॉज ऑफ रैंडम अलाइनमेंट, of individual dipole, because of random alignment of individual dipoles, net dipole moment is 0, है ना। नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। कब 0 होगा, when not in magnetic field, हम एकदम बहुत स्पष्ट लिखना चाहते हैं जिससे हमारे स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी नहीं रहे। सो जब वो वहाँ पर है बिकॉज ऑफ रैंडम अलाइनमेंट, ऐसा ये वो मटेरियल होंगे जिनके एक एक एटम का अपना डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट का मतलब एक टाइनी डाइपोल होगा। सो यदि मैं यहाँ पर कोई एक मटेरियल मानता हूँ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हमने नहीं लगाया, तो इसके अंदर जो डाइपोल होंगे उनका अलाइनमेंट कैसा होगा, रैंडम होगा। सो बिकॉज ऑफ रैंडम अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल,
आप कहीं पर भी लेंगे सो उसका 0 होगा। तो रैंडम अलाइनमेंट है, सो रैंडम अलाइनमेंट है, सो म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो डायामैग्नेटिक में तो इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदल जाने के कारण उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। वो जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है वो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर ये एटम है, ये एक एक एटम का डाइपोल है, ये एक एटम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एटम हो गया, वो हर एटम अपना एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उन डाइपोल का अलाइनमेंट कैसा होता है, रैंडम होता है। तो ड्यू टू दिस रैंडम अलाइनमेंट टोटल डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। अब हम जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इन डाइपोल पर टॉर्क लगाएगी। जैसे मान लिया ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये डाइपोल रख दिया जिसका अपना डाइपोल मोमेंट भी है, सो इसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ये मैंने आपको बता रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। सो आप इनका अलाइनमेंट रैंडम है। अब हर एटम का जो डाइपोल है दैट इज रैंडमली अलाइंड। अब हम जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे सो हर एक डाइपोल पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे घूम जाएंगे। सो इस तरीके से वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम जो पॉइंट इसमें लिखेंगे, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, when paramagnetic material is kept in external magnetic field, kept in external magnetic field, then due to यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, when magnetic material is kept in external magnetic field, then due to alignment of dipoles, net magnetic dipole moment is produced. Net magnetic dipole moment is produced. मैग्नेटिक बिहेवियर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है। सो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे एकदम घूम जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टर्न हो जाएंगे। इस तरीके से वहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, बस ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप देखेंगे, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लो ही होगी, लो एंड पॉजिटिव। रैंडम अलाइनमेंट है, आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा घूम जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, 100% अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अलाइनमेंट रैंडम है। रैंडम सिस्टम को आप बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा करके थोड़ा अलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका रैंडमनेस को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लो एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि उसके डाइपोल किधर की तरफ घूम गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और डायमैग्नेटिज्म में किधर घूमे थे, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब रिलेटिव परमेबिलिटी भी देखेंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी आप लिखेंगे तो दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, क्योंकि पॉजिटिव है। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज slightly greater than 1, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगी। ये हमने देख लिया। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी decreases with increase in temperature,
सो टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी घट जाएगी। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी C/T। C एक कांस्टेंट है जिसको हम क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। सो ये जो लॉ है वो क्यूरी लॉ कहलाता है। मैडम क्यूरी के सम्मान में हम इसे क्यूरीज लॉ बोलते हैं। सो क्यूरी का लॉ है एंड C जो है वो क्यूरी कांस्टेंट है। सो ये नहीं इसकी वैल्यू देख रहे हैं, क्यूरी कांस्टेंट हो गया। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऐसे बता सकते हैं। सो टेम्परेचर बढ़ाने से कम क्यों हो गई? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ता है। तो इस तरीके से जो डाइपोल का रैंडमनेस कम हुआ था वो उनका रैंडमनेस बढ़ जाएगा। सो रैंडमनेस बढ़ने की वजह से उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये कि समझने की बात है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज नहीं होती है, ना कम करने से चेंज होती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उसके डाइपोल का रैंडमनेस बढ़ जाएगा। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डाइपोल्स बिकम मोर रैंडम। तो रैंडमनेस बढ़ने से उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप इनको थ्योरेटिकली ध्यान रख सकते हैं।